नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज बात करेंगे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के आतंक की। इस बात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के आतंक से हमें आजादी कब मिलेगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश पर साजिश रच रहे हैं। एलएसी और एलओसी पर बढ़ता तनाव इस बात की तस्दीक करता है। इसके अलावा बात होगी खाड़ी देशों के बदल रहे समीकरणों की। दरअसल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और यूएई में अब समझौता हो गया है। इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खास भूमिका निभाई है। ट्रंप की मध्यस्थता में समझौते को अमली जामा पहनाया गया है। इस समझौते को ईरान और चीन की बढ़ती नजदीकी का जवाब भी माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इजराइल और यूएई का समझौता भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दोनों देशों को भारत का करीबी माना जाता है। इस समझौते से भारत को आर्थिक और रणनीतिक फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही आता है। इस डील को पाकिस्तान के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब खाड़ी देशों में भारत का दखल और बढ़ेगा। उम्मीद यह भी है कि भविष्य में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, चीन पाकिस्तान के आतंक से मिलेगी आजादी और ट्रंप का गिफ्ट, खाड़ी में इजराइल इन, पाकिस्तान आउट। इसी पर आज होगी चर्चा और बहस। मेरे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ यहां स्टूडियो में मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आ गए हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जुड़ गए हैं, उनको अभी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी जुड़ गए हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं। एयर कमोडो रिटायर्ड डॉक्टर एएस बहल, उनको भी आप देख पा रहे हैं। और अशोक सजनहार, जो कि एक रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आ गए न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं जनरल सिन्हा आपसे शुरू करूंगा। जनरल सिन्हा, पहले मुझे बताइए, इजराइल और यूएई की दोस्ती जो अमेरिका ने लगता है करवा दी है, इससे भारत का किस तरह फायदा है और पाकिस्तान का किस तरह नुकसान? देखिए मानक जी, ये जो डील हुई है बहुत पहले से कुछ अंडर हैंड ये चले रहे थे, जो अब अचानक एब्सोल्युटली सामने आ गया। ये इतनी बड़ी डील है और इतनी बड़ी खबर है कि वेस्ट एशिया के अंदर में, मिडिल ईस्ट के अंदर में जब आप लेते हैं, और हमारी दोनों देश, देखिए इसमें इजराइल के साथ किस तरह से हमारे संबंध है, यूएई के साथ किस तरह से संबंध हैं, और खास करके सऊदी अरेबिया से जो हम अब हमारी बन रही है, और खाड़ी के अन्य देशों से। देखिए हमारा एक स्पेशल फ्रेंडशिप भी होता था ईरान के साथ में, उसके साथ वो अभी भी नहीं गया है। ईरान के साथ भी हम खड़े हैं। बात यह है कि हमारे लिए कितनी महत्व की बात है। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर में जिस तरह से आपको पाकिस्तान, अभी देखिए बाजवा साहब जा रहे हैं भागे भागे, जब उनको सऊदी अरेबिया से $1 बिलियन जो उनको रिटर्न कर, तेल बंद कर दिया, उन्हें 6 बिलियन में 3 बिलियन का उनको मिलना था डॉलर्स में, और 3 बिलियन के तेल, वो दोनों बंद हो गए। वो भागे भागे गए हैं, और $1 बिलियन चाइना से लेकर के वो जब दे रहे हैं सऊदी अरेबिया को, तो आप सोचिए कहां से आपने ओआईसी की बात की। ओआईसी में कैसे उनको अभी नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से। और जिस तरह से पाकिस्तान दोगले चरित्र वाला बार बार अपनी चरित्र को बदलता है, और किस तरह से ओआईसी को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। सार्क को तोड़ने के लिए काम किया, फिर ओआईसी के लिए तोड़ने के लिए काम किया। देखिए ये जो है, जब बोलते हैं ना इधर की जब मौत आती है, तो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। ओके, ऑल राइट। अशोक सजनार, अशोक जी, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े अच्छी तरह समझते हैं, मैं पहले आपकी एक टिप्पणी इसी पर चाहूंगा। इजराइल और यूएई जब कट्टर दुश्मन दोस्त बन जाएं, और जैसा जनरल सिन्हा कह रहे हैं इन दोनों के हमसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी खबर है, ये कितनी अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है। देखिए ये समीकरण जो बदल रहा है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम हमेशा यही देखते थे, जो हमारे इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, यूएई, जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों जो मुस्लिम वर्ल्ड के हैं, जो दोनों लीडर्स हैं, ओआईसी में लीडर्स हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें हमको विरोधाभास लगता था, जो इजराइल और सऊदी और इजराइल
अशोक जी की आवाज नहीं आ रही। अशोक जी, लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया। कोशिश कर रहा हूं दोबारा इसे जोड़ने की। इस बीच मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल सिवाच, जरा समझाइए मुझे आसान शब्दों में हिंदुस्तानी लोगों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, कितनी बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए ये कि इजराइल और यूएई कट्टर दुश्मन होते थे पहले, अब ऐसा लग रहा है कि दोस्त बन गए और ये दोस्ती अमेरिका ने करवाई है। देखो मानव, इसमें कोई दो राय नहीं। एक प्रकार से ये डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी एक साल से कि किस प्रकार से इजराइल और यूएई के बीच में एक पैक्ट हो, और ये आपको समझना पड़ेगा इजराइल के साथ ये थर्ड पैक्ट है। 1979 में इसने पहले किया था इजिप्ट के साथ, फिर जॉर्डन के साथ किया, और ये तीसरा है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि इससे क्या फायदे हैं, 3-4 फायदे भारत को होगा। एक तो हमारा जो सबसे ज्यादा ऑयल है और एनर्जी सिक्योरिटी सारी की सारी इस इलाके के साथ है। यूएई भी हमारा दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी है, अमेरिका भी है। अगर इनके संबंध इंप्रूव हो गए मिडिल ईस्ट में, ये और कंट्रियों से भी अच्छे होंगे, तो हमारे को जो ऑयल मिलेगा हो सकता है वो और सस्ता मिले। दूसरी बात, हमारे 70 से 80% जो लाख लोग यहां पर काम कर रहे हैं, और भी हमारे लोग वहां जा पाएंगे, क्योंकि माहौल एक प्रकार शांतिपूर्वक हो जाएगा। और तीसरी बात यह है, जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में आप जो वेपन सिस्टम बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम एक प्रकार से ये एक बड़ी मार्केट मिलेगी। जैसे ब्रह्मोस की डिमांड आ रही थी, वहां से धनुष गन की आ रही थी, LCA की आ रही है, LCH की आ रही है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो एक ये नई मार्केट हमको दिखती है। मुझे एक ही थोड़ा सा लगता है मानव इसके अंदर एक प्रॉब्लम, कि देखो अगर मान लो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईरान की, क्योंकि ईरान के साथ थोड़े कहीं ना कहीं जो संबंध है, ईरान एक प्रकार से आइसोलेट हो गया है। अभी एक नया बन के आएगा टर्की, ईरान और कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो चीन के साथ मिलेगा। उससे हमें नुकसान यह है कि ईरान तो अभी हमारा दोस्त है। हाँ, ईरान हमारा दोस्त है, पर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। चाबार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जाने के लिए अफगानिस्तान ही, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। मगर अभी जो जिस प्रकार से चीन ईरान के अंदर आ गया है, एक प्रकार से वो चाहता है कि कहीं ना कहीं चाबार में उसका हक बने और चाबार से ग्वादार को जोड़े, और किसी तरीके से जो ये अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको अफगानिस्तान में ले। ईरान का हमारा जो है, हाँ, हमारा जो है वहां पर जो ईरान के अंदर, जो चाबार के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस कम हो, ये एक थोड़ा सा डर है। पर ये चिंता का विषय मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है। हमारे अभी आज एक ऐसा देश वर्ल्ड के अंदर इंडिया है जिसका इजराइल भी दोस्त है, जिसके आपके मिडिल ईस्ट में ये जो मुस्लिम नेशन बोले जाते थे वो भी देश है, और आज की तारीख में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। आज उसके पास कोई दोस्त नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई सारे भारत के साथ खड़े हुए हैं। एक इलाका टर्की, और जहां मलेशिया की बात करता था, जब से अभी चेंज हुई है वहां भी गवर्नमेंट, मोहम्मद मातिर हटा दिया है, वो भी अब थोड़ा पलटा बदलता जा रहा है। तो एक प्रकार से मानव भारत की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और मैं ये कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल बहुत बड़ी विक्ट्री है इलेक्शन से पहले। ओके, अशोक सज्जनार, अशोक जी आप अपनी बात भी पूरी करिए, और जरा ये भी बताइए, अगर पाकिस्तान अब खाड़ी देश में उसका दखल कम होगा, जाहिर है इसके बाद इजराइल और यूएई की दोस्ती के बाद इंडिया का दखल बढ़ेगा, पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए यह बुरी खबर है और हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही उसको दरकिनार किया जा रहा था। आपने देखा है जो कैसे शाह महमूद कुरैशी ने कैसे धमकी दी थी सऊदी अरेबिया को, जो आप कश्मीर के ऊपर एक OIC की बैठक बुलाइए, नहीं तो और जो मुस्लिम देश हैं हम उनको मिलाकर जो कश्मीर में हमारे साथ हैं उनकी हम बैठक कर लेंगे। तो आपने देखा है जो कैसे उसको सऊदी अरेबिया ने उसको कैसे डराया धमकाया है, उसका जो तेल है वो भी रोक दिया और जो पैसा है वो भी रोक दिया है। तो मैं दो चीजें देखिए इसमें यह कहना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के संबंध ऐसे खराब हो रहे हैं। थोड़ा बहुत आप देखिए चीन के साथ भी पाकिस्तान के संबंध अभी इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी खबरें आई हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी दिक्कत आ रही है चीन को, क्योंकि एक तो वो सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। जो चाइनीज वर्कर्स हैं, चाइनीज इंजीनियर्स हैं, तो उनमें वर्किंग लेवल पर उनके बीच में बहुत झड़प हो रही है। तो इसीलिए वहां पर भी चीन भी बहुत नाखुश है पाकिस्तान से। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक बिल्कुल ही सबसे महत्वपूर्ण आइकॉनिक प्रोजेक्ट है शी जिनपिंग का,
उसके अंदर भी ये वाली अड़चने आ रही हैं। दूसरी बात है, वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। मैं उसके ऊपर और ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं ईरान के बारे में बात करना चाहता हूं थोड़ी। ईरान देखिए बहुत ही स्वाभिमानी देश है, मैं वहां पर रहा हूं, मैंने वहां पर 3 साल गुजारे हैं। चीन के साथ वो अपना जो समझौता कर रहे हैं उन्होंने किया है क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको पूरे पश्चिमी देशों से और खाड़ी देशों से उनको एकदम हटाकर रख दिया गया, इनको एकदम दरकिनार कर दिया गया है। चीन के साथ उसका जो समझौता है उसके लिए मजबूरी है, परंतु भारत चाबहार से नहीं निकलेगा। उन्होंने उसके बाद यह भी कहा है जो भारत और के साथ हम चाबहार पर काम करते रहेंगे, और जो ये रेलवे लाइन है चाबहार से जाहिदान से लेकर ऊपर जाते हुए, इसमें भारत का भी पूरा हिस्सा रहेगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं समझता हूं जो ईरान एकदम चीन के साथ चला जाएगा और भारत के हितों को अवहेलना करेगा। तो ये जो है, ये जो समझौता है, एक शब्द में मैं कहूंगा बहुत अच्छा है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए और हमारे लिए, भारत के लिए भी। ओके, ऑल राइट। जनरल विशंबर दयाल, विशंबर जी जरा ये बताइए, अब जरा पाकिस्तान और चाइना की चर्चा हो जाए, यूएई इजराइल की चर्चा हो गई, मैं चाहता हूं जरा थोड़ा इधर आइए, इधर फोकस करिए और हमारे दर्शकों को यह बताइए, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो हमें घेर रखा है दोनों फ्रंट्स पर, उस लड़ाई में इस समय हम कहां स्टैंड करते हैं? कब जीतेंगे हम ये लड़ाई? कब मिलेगी आजादी हमें इस आतंकवाद से जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ फैला रखा है? देखिए मानक, ऐसा है कि उनकी कोशिश है हमें घेरने की, घेर नहीं रखा। ये बात तो पहले आप दर्शकों को बताइए कि भारत घिरा हुआ देश नहीं है। भारत के पास बहुत बड़ा हिंद महासागर है जिसको भारत पूरी तरह डोमिनेट कर सकता है। भारत की जो पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन भगवान ने दी है वो बहुत मजबूत है, और भारत का नॉर्थ में हिमालयज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत को चाइना और पाकिस्तान ने घेर रखा है। हाँ, एक नैरेटिव सेट कर रखा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान काफी हद तक बैकफुट पर है, काफी हद तक बैकफुट पर है, और क्योंकि उसको एक ही अपॉर्चुनिटी मिल गई बिकॉज ऑफ हमारी और चाइना के स्टैंड ऑफ में, पाकिस्तान रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, एलओसी पर भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में भी वो घुसपैठ करके टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी कोशिश है, लेकिन मैं नहीं समझता वो इसमें कहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि उसकी काफी कमर टूट चुकी है। वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल कर रहा है, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल कर रहा है। देखिए ये जो आर्मी चीफ का जो विजिट सऊदी अरेबिया में है, इट शोज कि और भी प्राइम मिनिस्टर और भी अंडरमाइन हो गया, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो और भी अंडर है। तो उसमें काफी मुद्दे हैं, जैसे बताया चीन और पाकिस्तान के भी बिकॉज ऑफ सी पैक। अच्छा विशंबर जी एक सेकंड, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं इस 15 अगस्त पर हिंदुस्तानियों को ये महसूस करना चाहिए, जो शायद वो अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ने 30 साल से जो आतंकवाद कश्मीर में फैला रखा था, पूरे हिंदुस्तान में फैला रखा था, उस लड़ाई में हमने काफी हद तक जीत हासिल कर ली है। आप ये कह रहे हैं ना, कमर टूट गई पाकिस्तान के आतंकवाद की कश्मीर में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल महसूस करना चाहिए। पाकिस्तान आज बहुत बैकफुट पे है, हमें हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वो कोशिश करेगा वैली में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की, पर उसकी आज बैकफुट पर है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और उसकी काफी हद तक कमर टूटी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पर नहीं तो बहुत ज्यादा, आप पिछली हिस्ट्री देखिए ना, ये पीक सीजन है। मेरे साथ दो बहुत एक्सपीरियंस जनरल बैठे हैं वैली के, ये दोनों, हम जल सिन्हा और जल सिवाग दोनों वहां नौकरी की है, बहुत ज्यादा देर नौकरी की है, मैं तो शॉर्ट पीरियड के लिए रहा हूं। लेकिन उसकी आज के दिन ये पीक सीजन है जब इन्फिल्ट्रेशन में जब मैक्सिमम एक्टिविटीज होती थी। आज वो बिल्कुल बैकफुट पर है, इसमें 15 अगस्त पर कोई शक की बात नहीं है। हर भारतवासी को पाकिस्तान को बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अब उसकी कमर टूटेगी। अब हमें सोचना चाहिए चाइना के बारे में कि चाइना को कैसे बैकफुट पर भेजना है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाइना का स्पॉन्सर्ड है, टेररिज्म भी चाइना स्पॉन्सर्ड है, फंडेड है। पाकिस्तान अकेले ने नहीं चलाया, पाकिस्तान अकेला नहीं चलाता, पाकिस्तान टोटली चाइना स्पॉन्सर्ड स्टेट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात आती है चाइना की। चाइना जो नैरेटिव सेट करना चाहता था, चाइना जो चाल चलना चाहता था, वो चाल चल के बैठ गया बॉर्डर पे। वो अब आपकी जो जहां पे आ गया, एक उसने परसेप्शन बांधी, या तो आप उसको भूल जाइए, सारे मेहमानों को लाइए जरा स्क्रीन पर, या मेरी बात यह है कि या आप उसको अब फिजिकली एलएसी पर उसको बैकफुट पर पहले कीजिए, फिर वो बाकी जगह अपने आप, और इकोनॉमिक उस पे बैकफुट पे कीजिए। देखिए आपका आयात निर्यात
निर्यात जब तक उसके साथ घटेगा नहीं, जब तक आप उसके साथ ट्रेड में, उसके साथ रिलेशन, बिल्कुल इकोनॉमिक रिलेशन में उस पर स्ट्रेस नहीं डालोगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखियो, हम अपने टीवी चैनल्स पे इतनी डिबेट करते हैं, इतने लोग करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि चाइना के अगेंस्ट है, हम अब भी उसको इंसाइट नहीं कर पाए, अब भी उसको चाइना के अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी का नहीं बिल्ड कर पा रहे चाइना के ऊपर, बिकॉज चाइना ने यूएन का परमानेंट मेंबर है, इकोनॉमिक पावर है। आपको विशंबर जी आपको वाकई ऐसा लगता है कि चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है? मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं, कोरोना वायरस के बाद तो हर तरफ से घिरा हुआ है वो, दुनिया में उसके दोस्ती कहां है बताइए? कितने दोस्त हैं? मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं। देखिए दोस्ती नहीं, देखिए दोस्ती की अलग बात है, लेकिन एक इंपैक्ट, पावरफुल इंपैक्ट, अब जितना उसने नुकसान किया दुनिया का, क्या उस पर उतना पावरफुल इंपैक्ट है? सटल बात नहीं कर रहा मैं डॉक्टर भाई, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म साहब, आप इंटरनेशनल प्रेस देखिए, इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल देखिए, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन देखिए, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को कंप्लीटली मास बाइकआउट जब तक चाइना का नहीं करोगे, जब तक चाइना को आप नहीं, डॉक्टर बहल इसी को आगे बढ़ाइएगा जरा, बताइए। विशंबर जी कह रहे हैं चीन तो बॉर्डर पर, एलएसी पर अपनी चाल चल के बैठ गया है और वो इंतजार कर रहा है कि अब इंडिया क्या करता है। लगता है आपको कि इंडिया अभी तक वो प्रेशर नहीं बना पाया चाइना पर, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर हो या बाकी प्रेशर हो? इंडिया ने बहुत प्रेशर बना लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। जो 100 से ऊपर एप्स हमने बैन कर दिए हैं और उसकी वजह से दुनिया में हुआई या दूसरी जो कंपनीज के ऊपर इंटरनेशनली आज बैन लग रहे हैं, उससे चाइना का ट्रेड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ में कि जो एक प्रेशर हम बना सकते हैं क्वाड की हेल्प के साथ, क्वाड्रिलेटरल की हेल्प के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया मिलके अगर इकोनॉमिकली आइसोलेट करें चीन को, क्योंकि चीन कहां से स्ट्रेंथ ला रहा है अपनी मिलिट्री, वो इकोनॉमिक पावर से ला रहा है। उसी तरीके से हमारा फोकस होना चाहिए कि चीन को आइसोलेट करें इकोनॉमिकली, उसको वीक बनाएं इकोनॉमिकली, और साथ साथ हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान एक स्टेट है, सैटेलाइट स्टेट है चीन का, और बनता जा रहा है। $25 बिलियन के करीब जो सीपैक ने अभी उसको ऑलरेडी उसका लोन कंटेंट बढ़ चुका है, और बढ़ते बढ़ते $90 बिलियन या $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, और कुछ ही साल में वो एक चाइना का वसाल स्टेट या एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाएगा। तो उसको अगर हम देखें, अगर हम चीन को कंट्रोल कर लें तो पाकिस्तान अपने आप कैसे करें? डॉक्टर बहल, इसी पर मेरा सवाल आपसे, इंडिया को क्या करना चाहिए अब चाइना के खिलाफ? सबसे पहले हमें उसे इकोनॉमिकली आइसोलेट करना है, हमें इंटरनेशनल ओपिनियन को गार्नर करना है, खासकर क्वाड्रिलेटरल में। फ्रेंडली कंट्रीज को छोड़िए, पहले क्वाड्रिलेटरल को पकड़िए, जहां पे यूएस भी उनके अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी उनके अगेंस्ट है, जापान भी उनके अगेंस्ट है, और जितने कंट्रीज हैं, एक तो ये क्वाड्रिलेटरल को आगे लेके जाना है हमें और इकोनॉमिक फ्रंट पे लेके जाना है, और दूसरा है जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, चाहे वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम है, उनके साथ मिलकर चीन पे एक साउथ चाइना सी में दबाव डालना है। तीसरा दबाव डालना है ताइवान और जापान को लेके ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी पे। हमें चारों तरफ से चीन के ऊपर प्रेशर डालना है, क्योंकि ये मौका है बनने या बिगड़ने का। और दूसरी बात ये, अगर हमने लड़ाई, ये मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, अगर हमने लड़ाई इस विंटर तक रोक ली और मार्च अप्रैल के बाद जब पास फिर से खुलने लग जाएंगे और उस समय पे हम उनके साथ युद्ध करेंगे तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि जो चीनी सोल्जर है वो कॉन्स्क्रिप्ट सोल्जर है, वो इतना लंबा विंटर नहीं ले पाएगा जो कि भारतीय सोल्जर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक्लेमेटाइज्ड और वॉलंटरी सोल्जर है, और जिसके अंदर जो देश भावना है वो चीन के सोल्जर्स में नहीं है। हमें ये विंटर निकालनी है और उसके बाद चाहे युद्ध की जरूरत पड़े तो युद्ध भी करना है अपनी टेरिटरी को वापस लेने के लिए। ओके, ऑल राइट। जनरल सिवाच, 2 चीजें आपके हिसाब से जो इंडिया को करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिहाज से तो मेरे ख्याल से सब ये मानते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को हमने इतना आइसोलेट कर दिया, हर तरह से इतना दबाव डाल दिया, उसकी कमर टूट चुकी है। इसीलिए टेररिज्म हम देख रहे हैं, ये कहना शायद एग्जैजरेशन होगा कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है टेररिज्म कश्मीर में या हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी काफी हद तक कम है। चीन के खिलाफ 2 चीजें जो करनी चाहिए। देखो, चीन के साथ मानव सबसे पहले डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली आपको आइसोलेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आज की तारीख में चीन अकेला पड़ गया है। आज तक हमारे अंदर ये सिचुएशन नहीं आई थी कि जबकि चीन इतना अकेला पड़े कि आज वो साउथ चाइना सी में भी,
6-7 कंट्रीज हैं, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, तो उसको हमें और लाओस, बढ़ाना सब है। बढ़ाना है, उसको करना है। उसके बाद हमने जापान के साथ आपस में क्वाड में मिलकर, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत और यूएस मिलके साउथ चाइना सी, और उसके बाद इंडो पैसिफिक में करना है। आपको करना है इन साउथ चाइना सी में इन कंट्रीज के साथ मिलकर आपको प्रेशर डलवाना है। आपको ईस्ट एशिया जो है उसके अंदर इसके ऊपर प्रेशर डलवाना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी मानव, पहले क्या हो रहा था कि चीन के साथ बहुत कंट्री खड़े थे, आज ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जापान नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, कनाडा नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है। और आज की तारीख में भारत हिचकिचा रहा था कि आप ऐप नहीं कर सकते थे। आज आप बाहर खुल के आ गए हो, आपने 100 से ज्यादा ऐप को बैन कर दिया। आप एक पहले देश हो जिसने बैन किया, अमेरिका ने टिकटॉक में बाद में किया। तो एक प्रकार से आपने तो आग माहौल लगा बना दी दिया है, है। आपने माचिस से तिल्ली से आग लगा दी है ट्रेंड और ये हमने फैला सेट कर दिया। बैन कर दिया। और दूसरी बात आप देखो, ये जो अभी क्या हो रहा है, चीन के अंदर जितनी भी सप्लाई लाइन थी, जितनी कंपनियां थी, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं और वो जा रही हैं, चाहे तो वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत की तरफ भी आ रही हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत है। और जनरल सिन्हा, डिप्लोमेटिकली देखो मानव, क्या हो रहा है कि आज की तारीख में चीन के साथ दोस्त कौन है? कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं है। आज जनरल सिन्हा, पाकिस्तान के अलावा और कोई। जनरल सिन्हा, क्या हिंदुस्तान ने चाइना पर इतना दबाव बनाने की शुरुआत कर दी है कि अब वो इंटरनेशनली भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग पड़ता जा रहा है और आगे ये ट्रेंड चलता रहेगा? एब्सोल्युटली, यह दबाव अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए मानक जी, जो चीज सामरिक बात मैं पहले करता हूं, आपने कहा और कुछ लोगों ने शायद हमारे पैनल में भी बोल रहे हैं कि भारत प्रेशर पे है। भारत ने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला है। आप इसको समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए क्या हुआ गलवान में। गलवान के बाद पूरी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हमें मौका मिला, हम चाहते भी तो कभी नहीं कर पाते। आपको पता है, हमने डीबीओ के अंदर में एक ब्रिगेड प्लस जो बैटल ग्रुप है उसको डाल दिया है और वो हटने वाला नहीं है। वो शायद ये एक और बैटल ग्रुप आएगा और एक स्ट्राइक की तरह जब जाएगा, पूरा सी पैक थ्रेटन्ड हो गया, काराकोरम थ्रेटन्ड हो गई। ये कभी नहीं मिलता मौका। 1 इंच जमीन गई नहीं है। फिर बात, वो केवल आपको बाधित कर रहा है आपके पेट्रोलिंग पैटर्न में, जो बार बार उठती है बातें कि हमारी जमीन चली गई, हम खो गए, हमको रीगेन। यदि आप इसमें पढ़ेंगे टैक्टिकल गेन में, सुने 1 मिनट दीजिए, 5 सेकंड। जो एक बहल साहब कह रहे थे, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, हमें टाइम बाई करनी है और छोड़ना नहीं है ये मौके को। आप टैक्टिकल बैटल में मत फंसाएं। ये जो कहते हैं ना फिंगर हेड, मुझे भेज दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट डे वहां पेट्रोलिंग करके दिखाऊंगा। पेट्रोलिंग बाय फोर्स होती है, कोई किसी को नहीं रोकता है। हमारे बोट्स लगे हुए हैं, 1 इंच जमीन नहीं गई। चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको। यह केवल ईस्टर्न लद्दाख में नहीं, 3844 किलोमीटर के अंदर में 23 सेंसिटिव एरियाज हैं, पूरे के ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं। और मानक जी, आपको मैं एक और बात बताऊं, ये पूरे गेम प्लान जो चाइना आया था, इतनी बड़ी जो गलती उसने की है उसका ये हिस्सा है। आप इसको ना ले कि उसने भारत को कहीं पकड़ लिया। ओके, एक ब्रेक ले रहा हूं। जनरल सिन्हा कह रहे हैं चाइना ने गलती कर दी जो उसने हमें पेट्रोलिंग से रोक दिया है उन इलाकों में जहां वो आकर बैठा है। देखते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमारी ये चर्चा जारी है आज राष्ट्र की बात में। देखते रहिए न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान और चाइना के आतंक से हिंदुस्तान को आजादी कब मिलेगी? इस 15 अगस्त, इस स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले आज राष्ट्र की बात में यही चर्चा हो रही है। ब्रेक से पहले जनरल सिन्हा बता रहे थे कि कैसे चीन ने बहुत भारी गलती कर दी है। डॉक्टर बहल, आपको भी लगता है कि चीन और भारत का इस समय जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें भारत की स्थिति मजबूत है या फिर हमें अभी और कुछ वहां करने की जरूरत है? डॉक्टर बहल, देखिए, चीन ने जितना करना था वो कर लिया है। अभी स्टैंड ऑफ है, यानी कि जिन पेट्रोलिंग पोजीशंस पे हम नहीं पहुंच पा रहे, चाहे वो फिंगर 4 है या चाहे वो पैंगोंग त्सो लेक के पास, चाहे वो गोगरा है या चाहे वो देप्संग प्लेन्स हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 है डेप्संग के, उन सब पे अभी हमें प्रेशर बना के रखना है। चाहे वो ब्रिगेड प्लस फोर्स हो हमारी,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि इस समय चीन को आगे का रास्ता समझ नहीं आता, क्या वो हमारे साथ युद्ध करे कि स्टैंड ऑफ में रहे। अगर स्टैंड ऑफ में रहता है तो चीन लूज करेगा। जैसे ये विंटर और घनी होगी, चीन के लिए मुश्किलें बढ़ती रहेंगी, लॉजिस्टिकली भी और उनके मैन पावर के लिए भी। वो उतना नहीं स्टैंड कर पाएंगे कोल्ड, और उसकी जो इफेक्ट्स होते हैं जितना भारतीय सेना करती है हर साल। और अगर हमने ये विंटर निकाल दिया तो हमें युद्ध करना चाहिए ताकि चीन को एक बारी हमें वहां से हटाना है। ओके ओके, अशोक सजनार, अशोक जी, आपको लगता है मिलिटरीली तो डॉक्टर बहल को, जनरल सिन्हा को लगता है कि हमने उन पर इनफ प्रेशर बना दिया है और जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे उन पर दबाव बढ़ेगा। क्या इंटरनेशनली भी आपको लगता है चीन पर दबाव काफी हो गया है और अभी नहीं तो कुछ महीनों बाद उसे पीछे हटना ही पड़ेगा? देखिए, मैं इसमें दो बातें कहूंगा मानिक जी। एक तो ये है, मैं जो भी पैनलिस्ट हैं सब उनके साथ सहमत हूं, जो ये बिल्कुल जैसे कहा जाता है ना इंपीरियल ओवरस्ट्रेच, ये चीन का इंपीरियल ओवरस्ट्रेच है जो उसने भारत के विरुद्ध किया है। न केवल भारत के विरुद्ध, परंतु आप देखिए सब जगह, साउथ चाइना सी में, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान स्ट्रेट्स में, ईस्ट चाइना सी में, सेनकाकू आइलैंड जापान के, ताइवान के विरुद्ध, हांगकांग, तो सब जगह उसने अपने को फैला लिया है और पूरी दुनिया उसके विरुद्ध हो गई है। आप देख रहे हैं जो अमेरिका से आवाजें आ रही है जो डीकपलिंग होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से आवाज आ रही है, कनाडा से आवाज आ रही है। परंतु देखिए, हमको जो भी हमारा एडवर्सरी है, जो भी हमारा दुश्मन है, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखिए मानक जी, हमको यह भी ध्यान रखना होगा, जो जब अभी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हांगकांग के बारे में 20 देशों ने कहा जो हांगकांग में जो चीन कर रहा है वो खराब है, चीन ने 50 से ज्यादा देश खड़े कर दिए ये कहने के लिए जो ये चीन का हिस्सा है और जो चीन कर रहा है वो ठीक है। शिनजियांग में भी उसने यही कहा। देखिए, आपने किसी से अभी एक प्रश्न पूछा था जो चीन के दोस्त नहीं हैं, ठीक है दोस्त नहीं है, परंतु बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको वो डरा धमकाकर या पैसा देकर अपने साथ उसने मिलाया हुआ है। इसीलिए साउथ चाइना सी में भी आप देखिए, ये सब जो देश हैं कोई भी चूक करने के लिए राजी नहीं है। सभी देशों को अपनी बिजनेस प्यारी है। आपने अभी सुना होगा माइक पॉम्पियो ने कहा है क्या, जो हॉलीवुड के जो निर्माता हैं कोई भी चीन के विरुद्ध एक शब्द नहीं कह सकता है क्योंकि चीन ने हॉलीवुड को भी खरीद लिया है। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले 40th एनिवर्सरी हुई थी चाइना और यूरोपियन यूनियन के उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। जो 27 एम्बेसडर्स थे उन्होंने जो चीन में थे, उन्होंने एक लेटर ऑफ फ्रेंडशिप लिखा चीन को। उसमें उन्होंने थोड़ा सा जिक्र हो गया जो ये वायरस जो है ये वुहान से आया है, चीन ने कहा हम इसको हटाएंगे। देखिए वो 27 एम्बेसडर्स जो 27 देशों के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने अपने लेटर को सेंसर करवाना मंजूर किया। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, चीन की अभी भी जो अर्थव्यवस्था है करीब 14-15 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 6-7-8 ट्रिलियन डॉलर उसका डोमेस्टिक इकोनॉमी है। तो हमें यह सब ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने को बिल्कुल कमर कसनी चाहिए, पर अपने जो एनिमी है, हमारे जो विरोधी है, उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओके विशंबर जी, चीन पर ही आइए विशंबर जी अब, क्योंकि आप भी और हम सबको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फिलहाल और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना किया है फिलहाल काफी है। चीन पर अब क्या करने की जरूरत है, या फिर अभी जरूरत नहीं है और इनफ प्रेशर हो गया है? नहीं, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि चीन पर प्रेशर हो गया। मैं सज्जनार साहब की कई बातों से बिल्कुल सहमत हूं और मैं यही चीज कह रहा हूं, और खासकर हमारे लोगों के लिए 15 अगस्त के अवसर पर हमारे लोगों को भावुक और भावनाओं में मत बहाइए। हमें चाइना के साथ, देखिए साहब, पाकिस्तान के साथ भी मैं कहूंगा प्रेशर मेंटेन रखो, सॉलिड प्रेशर मेंटेन रखो। जब दुश्मन रिट्रीट कर रहा हो तो उसको सांस मत लेने दो। पाकिस्तान भी प्रेशर बरकरार रखो। जहां तक चाइना की बात है साहब, रियलिस्टिक बात की है सज्जनार साहब ने, चाइना ने ओवर पिछले 20 साल में बहुत स्ट्रांग अपने आप को किया है। तो ये कह देना, मैं ये कहता हूं बहुत करने की आवश्यकता है। जहां ईयू, देखिए पूरी यूरोपियन यूनियन कुछ भी नहीं बोल रही, आखिर डेवलप्ड कंट्रीज तो वो हैं, उन लोगों को, हाँ लोग उनके खिलाफ हैं, देश कोई खिलाफ नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन लोगों को, आपको लोगों को भड़काना पड़ेगा कि वो बहिष्कार करें। देखिए अपने मुल्क का एग्जांपल दे दिए, मई जून में आपका ट्रेड गिरा, जुलाई में आप फिर ट्रेड, जुलाई में फिर $6 बिलियन पे पहुंच गए।
उनके एक्सपोर्ट्स। साहब देश को, आपको, और बॉर्डर पे भी देखिए, मैं इन चीजों में नहीं घुसना चाहता, लेकिन जब तक आप बॉर्डर पर भी उसके लिए एडवर्स सिचुएशन नहीं क्रिएट किएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई कर लो, लेकिन बॉर्डर पर एडवर्स सिचुएशन क्रिएट करना, आखिर अगर वो हमें कैसे होगा, वो कैसे होगा विशंबर जी? मैं बताता हूं। देखिए, अगर वो हमें पेट्रोलिंग नहीं कर रहा तो हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है ना। हमने इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट कर रखी है, मैं चलो मान लिया, ये कह रहे कुछ नहीं हुआ, काफी लोग कह रहे हैं, और हमारे सैनिक लोग ये आके कहते हैं, सीनियर ऑफिसर आके कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं। अरे इस देश के लोग बहुत भावुक है, इस देश के लोग बहुत सिंपल है, वो समझेंगे रियली कुछ नहीं हुआ। आपको उनको बताना पड़ेगा कुछ हुआ, तभी तो पूरी की पूरी नॉर्दर्न कमांड मोबिलाइज कर रखी है, तभी की तभी पूरा देश तर्क खड़ा है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ऐसे थोड़ी पूरा देश पागल है, पूरी की पूरी नॉर्दर्न कमांड में एक जुनून आ गया, चलो भाई चलो। जनरल सिन्हा, उसने कुछ किया है, उसने कुछ किया है जो आपको हर्ट कर रहा है, जो उसने किया वो आपको हर्ट करना चाहिए। वो आपको फिंगर 5 पे रोक रहा है, 6 पे रोक रहा है, पेट्रोलिंग को रोक रहा है, किसी चीज को रोक रहा है। ही इज हर्टिंग यू, वो आपकी इमेज को डेंट कर रहा है, आपको वापस ऐसा ही करना पड़ेगा ना। कैसे विशंबर जी, आपने ये नहीं बताया कि हम उसके लिए एडवर्स सिचुएशन वहां पे कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे दबाव बनाएंगे? जैसे अगर 5 जगह वो आपको पेट्रोलिंग नहीं कर रहा, आप भी उसको 7 जगह रोकिए। आप मैं मतलब ये मैं टैक्टिकल प्लान, स्ट्रेटेजिकल प्लान तो दे सकता ना, बट मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, इस दुनिया में टिट फॉर टैट जब ही होता है सोल्जर का, जब अगर वो एक जगह विशंबर जी, लेकिन उसको पेट्रोलिंग से रोकने के लिए आपको एलएसी के पार जाना पड़ेगा, आपको भी वो लैंड ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। वो कह रहा साहब मैं तो एलओसी के पार आया ही नहीं, वो कह रहा है मैं आया ही नहीं, तो आप क्यों सोच रहे हो आपको पार जाना पड़ेगा? जो आपकी इमेजिन, जो आप कहते हो, जहां आपका जो कहते हो आप भी तो परसेप्शन है ना। मेरी परसेप्शन है कि ये कमरा मेरा है। एक सेकंड सर, जनरल सिन्हा अभी आप कह रहे थे 1 इंच जमीन नहीं गई, जब विशंबर जी तो कह रहे हैं जब तक मानेंगे नहीं, तब तक लोगों को सच बताएंगे नहीं, तब तक उसका इलाज कैसे करेंगे? देखिए मानक जी, सच्चाई तो यही है, कोई जमीन गई नहीं। सच्चाई आप माने ना माने, जमीनी हकीकत यही है। देखिए, जो बात है फोर्स टू फोर्स लेवल पे हर एक समय, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं एमजीजीएस ऑपरेशंस रहा हूं 3.5 साल तक ईस्टर्न कमांड में, और बहुत बड़े इलाके में यही होता है। देखिए, पेट्रोलिंग बाधित हम करते हैं और हो रही है अभी भी, हम भी चाइना को नहीं आने देते हैं। आपको मैं बताऊं 23 सेंसिटिव एरियाज हैं, होता है। हां, जो मैं मानता हूं ये पैगैंगसो के ऊपर में, वो आपको फिंगर 8 की तरफ, और वही मैं कहता हूं आप जब फोर्स, पेट्रोलिंग बाय फोर्स होती है, हम करते रहे हैं, वही करना चाहिए। क्या गलवान के बाद हमने रोक दिया है? मुझको यह डर है। देखिए, जो विशंबर दयाल कह रहे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें करनी चाहिए, मैं एब्सोल्युटली मांगता हूं, हमें हर एक जगह। जब नाकुला में हमारे एक लेफ्टिनेंट ने उनके एक मेजर को थप्पड़ मार के रोका था, तो कहीं हम पीछे हटा लिए। देखिए, हमारे कभी कभी क्या होते हैं, हमारी जो कटिंग एज है, हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, और हमारे सैनिक हैं, आप उनको यदि रोकेंगे तो ये चीजें होंगी। ये कोई नहीं रोका है आपको, फिर जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ऊपर कोई नहीं रोका है। आप पेट्रोलिंग अभी भी हो रही है 14 में, 12 में, 13 में। देखिए क्या है, फेस टू फेस है, और आपको बाय फोर्स करना पड़ेगा। आपको ओके, जनरल सिवाच जी हाँ, जनरल सिवाच करना पड़ेगा। देखो, मेरा तो यही है मानना, देखो मानव कि मैं इस गेम में यही देखता हूं, अगर आपको लद्दाख देखोगे तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रेशर है इसका देप्सांग में, और चीन भी इस बात से बहुत वाफिक है कि जिस प्रकार से हमने सब सेक्टर नॉर्थ में अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है और जितनी हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कर सकते हैं, हम गिलगिट बाल्टिस्तान को कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम काराकोरम पास से 8 किलोमीटर दूर हैं, हम काराकोरम हाईवे भी कर सकते हैं, हम सिंगजांग से लासा रोड जा रही है उसको भी इंटरडिक्ट कर सकते हैं, और इसको बोला जाता है गेटवे टू अक्साई चेन। तो एक प्रकार हम अक्साई चेन में जा सकते हैं। तो
आज की तारीख में चीन ज्यादा डरा हुआ है भारत से, तभी वो डेप्सेंग में इस तरीके से जो पेट्रोलिंग और आगे आने की बात कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बात चल रही है कि ये जो फिंगर 4 से लेके 8 तक जो है, इसमें इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए जितना डेप्सेंग में। डेप्सेंग खाली करेगा वो डेप्सेंग खाली नहीं करेगा तो हम खाली करेंगे। देखो इतना प्रेशर डालेंगे, आज की तारीख में हमारे पास इतना जमावड़ा हो गया वहां पर, और हम इतने ज्यादा काबिल हैं कि आज पाकिस्तान और चीन कोल्यूजन करने के कॉन्फ्रंटेशन और आई बॉल टू आई बॉल, ये कॉन्फ्रंटेशन चीन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारा पलड़ा भारी है डीबीओ में और आपका दौलत भाई गोल्डी और सब सेक्टर नॉर्थ में, मगर आज की तारीख में पहले पाकिस्तान को चीन चाहिए था, आज चीन को पाकिस्तान चाहिए कि कुछ ना कुछ आप भी करना वेस्टर्न की तरफ से। यहां पर एक्चुअल कोल्यूजन हो सकता है अक्साई चीन ये आपका बिल्कुल कि दौलत भाई गोल्डी और सब सेक्टर नॉर्थ में वेस्ट से आपका पाकिस्तान और ईस्ट से चीन, मगर हमारा जो जमावड़ा और जो हमारी फोर्थ लेवल इतनी है, हम दोनों के दोनों को कर सकते हैं और चीन इससे डरा हुआ है। ये एक डर है चीन का जो डेप्सेंग में कर रहा है, और डेप्सेंग उसका असली मुद्दा है और ये फिंगर एरिया नहीं है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो देखा आपने हमारे एक्सपर्ट्स कितनी आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें क्या वाकई इस समय इस 15 अगस्त पर डरने की जरूरत है, क्योंकि वो आतंकवाद फैलाकर हमेशा यही करने की कोशिश करता रहा है। आतंकवाद हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और दूसरा चीन के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है उसमें हम इस समय कहां खड़े हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। इन दिनों ने हमें समझाया है कि डॉक्टर बहल, आपके हिसाब से छोटा सा कमेंट चाहूंगा। डॉक्टर बहल, क्या वाकई चीन ने गलती कर दी है और इस समय पछता रहा होगा, जैसा हमारे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो गलवान वैली में जो एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है उसके बाद? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। एंशिएंट ग्रीस में भी जब स्पार्टा का मेनली ओवर एक्सटेंड होने की वजह से स्पार्टा की पार खत्म हुई, कनोलियन पार्स की भी वही खत्म हुई। अब चीन भी उसी सिचुएशन में है, सब जगह से एक्सटेंड हो चुका है, चाहे वो ईस्ट चाइना है, साउथ चाइना है, या चाहे वो लद्दाख एरिया है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, जो पहले भी कही थी, कि चीन को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। हम क्वाड्रिलेटरल की मदद से पहले शुरू पर अभी तक तो विशंबर जी जैसे बता रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग चीन के माल का इंपोर्ट बंद करने को या बॉयकॉट चीन करने को तैयार दिखते नहीं है। देखिए, दिखते हैं आजकल, आप देखिए बहुत मार्केट बंद हो रही है। हाँ, तो इंडियन मार्केट $200 मिलियन की बंद हो रही है। अमेरिका का पूरा मार्केट बंद हो, ये एक दिन में नहीं होता, ये तो समझने की चेष्टा करें आप। हाँ, डॉक्टर बहल हो चुकी है। डॉक्टर बहल, हाँ बोलिए। शुरुआत भी हुई है, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे, और साथ में दूसरे देश भी धीरे धीरे प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन जिस रेट से प्रतिबंध लगाने हैं और जिस रेट से हमें सारे दुनिया को साथ लेके चलना है या की देशों को लेके चलना है, उसमें हमें डिप्लोमेटिक फोकस करना पड़ेगा। और ये समय है, और मैंने जैसे आपको कहा, ये विंटर हमने निकालनी है और ये समय यूज करना है, डिप्लोमेटिकली फोकस करके अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करना है, अपने वॉर वेजिंग रिजर्व्स को स्ट्रांग करना है, और उन एरियाज पे जो उनके लिए वीक है उन पे अपनी प्रेजेंस और प्रेशर बढ़ाना है। हाँ, वही जैसे विशंबर जी कह रहे हैं। विशंबर जी, आप अभी भी कायम है ना अपनी इस बात पर कि हमें भी उन्हें फोर्सिबली पेट्रोलिंग करने से रोकना पड़ेगा, जो उन्होंने किया है वही हमें करना पड़ेगा? देखिए साहब, मैं बिल्कुल कायम हूं, मैं इस बात पर कायम हूं कि जब तक आप बिल्कुल उससे संबंध नहीं तोड़ेंगे, अगर मैं आपसे, मेरी और किसी से लड़ाई हुई, अगर मैं ही उससे बात करना बंद नहीं करूंगा तो मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार थोड़ी करेंगे बंद करनी। साहब, आपको चाइना का पूरा बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान कह सकता है कि हम भूखे मर सकते हैं लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो भारत भूखा मरने को तैयार है, लेकिन चाइना का कंप्लीट बहिष्कार करे। आप कैसी बातें करते हो? आप देश की आप देश के आम नागरिक को नहीं समझते। वो बहुत जल्दी भूल जाता है, वो बहक जाता है, वो और चीजों में, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाता है। साहब, देश को एक तरह से रोज डेली मॉर्निंग चाइना को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। इमेजिन करो, चाइनीज एम्बेसडर तीसरे दिन यहां स्टेटमेंट इशू करता है, आपका एम्बेसडर उधर इशू करता रहे। आप लोग बहुत जल्दी खो जाते हो। चाइना इज द एनिमी, और आपको बॉर्डर पे भी उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, एक और मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आपने जैसे कहा ना चाइना एनिमी है,
सर मुझे अपने फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी का वो स्टेटमेंट याद आ गया जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि चीन के साथ क्या वाकई हमारी इतनी दुश्मनी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान नहीं, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। और आज देखिए इस स्वतंत्रता दिवस पर वही बात सच साबित हो रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात में आज 15 अगस्त से ठीक पहले चर्चा यही हो रही है कि पाकिस्तान और चीन का इलाज क्या है और इन दोनों के खिलाफ दुश्मन देश हैं। हम संघर्ष में इस समय कहां खड़े हैं? अशोक जी, मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। अशोक जी, इस समय 15 अगस्त पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या हिंदुस्तान को कुछ फिक्र करने की जरूरत है किसी भी लिहाज से, खासतौर से पाकिस्तान और चीन के संबंध में? देखिए, मेरे विचार से फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परंतु सचेत और चौकन्ना रहने की बिल्कुल जरूरत है। मैं दो बात कहूंगा इसमें। देखिए, एक तो हमको ये जो उनका कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स, आपको याद है डोकलाम के समय में और अभी भी वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करता है। जो चीन इतना ज्यादा इतना उसके पास असला है, इतना ज्यादा उसके पास फोर्स है, टैंक है वगैरह वगैरह, जिससे कि जो उसके विरुद्ध जो खड़े हैं वो एकदम उसके लड़ाई किए बिना ही चीन उसमें जीत जाए। परंतु भारत ने उसको ये सिखा दिया, गलवान में बता दिया, हमारे अगर 20 सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं तो उसके कहीं उससे बहुत ज्यादा हुए होंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो आपने एक मानक जी कही थी, जो हमारे यहां पर जो अभी हमारा इंपोर्ट कम नहीं हुआ है। देखिए, अगर आप फिगर्स देखते हैं तो जनवरी से लेकर जून तक हमारा जो आयात है चीन से करीब 25% नीचे हुआ है। हमारा जो निर्यात है, जो हमने चीन को भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, वो 6.6% ऊपर गया है। आपने वो ठीक कहा, जो जून से लेकर जुलाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, परंतु उसमें आप ये देखिए हमारा अनलॉक पीरियड हो रहा है। और इसीलिए वहां से कोई जो पाइपलाइन में रहा होगा वो आया होगा। तो ग्लोबल टाइम्स को हमें नहीं विश्वास करना चाहिए, परंतु चौकन्ना रहना। ठीक है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। अब मैं इसी नोट पे खत्म करूंगा कि अब इंडिया का मूड चीन को लेकर और बॉयकॉट चाइना को लेकर क्या है, इसका अंदाजा अभी मत लगाइए। अभी तो जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, अभी देखते हैं, कुछ एक महीने में पता लग जाएगा, साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक पता लग जाएगा। 2-3 तिमाही जरा देखिए क्या वाकई बॉयकॉट चाइना के मूड में है इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।